हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से कुछ बोर्ड स्टैंडर्ड का एमसीक्यूज देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस। ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस at high voltage and low current, at high voltage and high current, at low voltage and low current, at low voltage and high current. Student, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि इसके रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए तब भी आप सॉल्व कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं पावर प्लांट। ये क्या है? पावर प्लांट, जहां पे एसी जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये मान लेते हैं होम, जहां पे हम लोग का अप्लायंस जो है वो एसी से ऑपरेट होता है। और पावर प्लांट से होम, जो कि एक डिस्टेंट प्लेस है, ऑब्वियसली पावर प्लांट से हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके एसी हम लोग के घर पे आता है। सो पावर प्लांट से होम एसी कैसे आता है स्टूडेंट्स? थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। सो ये है ट्रांसमिशन लाइन, जो कि बेसिकली बिजली का तार। समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्टेंट प्लेसेस से एसी पहुंच रहा है, ये जो डिस्टेंट प्लेस एसी कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस एसी कवर कर रहा है, इस दौरान आप करंट को लो रखेंगे या हाई रखेंगे, या वोल्टेज को हाई रखेंगे, लो रखेंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब जब एसी ट्रेवल कर रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्टेंट प्लेस, तब करंट को लो रखना पड़ेगा। क्यों स्टूडेंट्स? इसमें से जैसे करंट फ्लो होगा, हीट प्रोड्यूस होगा I²RT। इन द वायर हीट प्रोड्यूस होगा I²RT। और क्लियरली आपको दिख रहा है कि करंट ज्यादा होगा तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और यहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम लोग का बेसिकली एम क्या रहेगा? करंट को लो रखना। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, पावर प्लांट पे जो पावर होगा, मतलब जहां पे एसी जनरेट होता है वहां पे जो पावर होता है, या ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर होता है, या आपके घर पे जो पावर होगा, वो सेम ही होगा स्टूडेंट्स। पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना? फॉर आइडियल कंडीशन पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा। वो पावर प्लांट बोलिए या ट्रांसमिशन लाइन बोलिए या आपके घर पे बोलिए, पावर विल रिमेन सेम। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन करंट तो लो रखना है, लेकिन पावर में कोई चेंजेस नहीं है। तो क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर पावर में कोई चेंजेस नहीं है, पावर में अगर कोई चेंजेस नहीं है, तो करंट तभी लो होगा जब V हाई होगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? सो यहां से पावर प्लांट से जब एसी को भेजा जाएगा, V को बढ़ाया जाएगा। यहां से जब एसी को भेजा जाएगा, V को बढ़ाया जाएगा। और V को कौन बढ़ाएगा स्टूडेंट्स? यस, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर V को बढ़ाएगा, बट पावर रिमेन्स कांस्टेंट। सो V बढ़ेगा तो I कमेगा। और I क्यों कमाया? समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आपके दिमाग में आ सकता है, सर आप क्यों बोल रहे हो इसके बारे में? क्वेश्चन में तो नहीं पूछा। स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हम लोग करेंगे जिससे कि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तब भी आप सॉल्व कर पाओ। क्लियर? सो V बढ़ाया तो I कमा, तो आंसर तो हम लोग को मिल चुका है कि जब डिस्टेंट प्लेस कवर करता है तब एसी को हाई वोल्टेज और लो करंट में भेजा जाता है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, लेकिन थोड़ा बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो हाई V मतलब हाई पोटेंशियल आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोग के घर पे जो हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग के घर पे जो सप्लाई होता है वो तो कम पोटेंशियल का होता है, वो थोड़ी ना 1000 वॉट्स में होता है। यहाँ पे जब आएगा ना
1000 वोल्ट्स में आएगा। लेकिन हम लोग के घर पे जो सप्लाई होता है वो तो 1000 वोल्ट में नहीं होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स हम लोग के घर का सप्लाई? हम लोग के घर का सप्लाई क्या होता है? 220 वोल्ट। वेरी गुड। सो यहाँ पे हाई वोल्टेज से फिर से लो वोल्टेज लाना पड़ेगा घर पे सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पे फिर से लगाया जाएगा एक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है? वोल्टेज को हाई कर सकता है, लो कर सकता है। यहां से हाई करवाया गया, कौन सा ट्रांसफॉर्मर ने किया? स्टेप अप। और यहाँ पे घर पे सप्लाई करने से पहले फिर से लो करना पड़ेगा। कौन करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया स्टूडेंट्स? यह है सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है व्हेन ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मीन्स, मतलब सप्लाई जो है वो एसी है। व्हेन ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मीन्स द मीटर शोज, मतलब जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है उसका बात कर रहा है। द मीटर शोज द स्टेडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वो एसी मेंस पे लगाया गया, एसी सप्लाई पे लगाया गया। और एसी सप्लाई पे लगाया गया मतलब ऑब्वियसली जो वोल्टेज होगा, जो ईएमएफ होगा वो तो चेंज होता रहेगा। एसी सप्लाई में जो ईएमएफ होता है वो तो कांस्टेंट नहीं रहता, वो तो चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वो कॉन्स्टेंटली 220 वोल्ट ही दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना बात? सप्लाई जो है वो एसी है बट वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस जो है वो 220 वोल्ट ही दिखा रहा है। स्टूडेंट्स आपके घर पे भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कनेक्ट किया होगा, ठीक है? आपके घर पे भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कनेक्ट किया होगा, ठीक है ना? कनेक्ट किया हुआ रहेगा, सॉरी। सो वो भी ऑब्वियसली 220 वोल्ट के आसपास ही दिखा रहा होगा और ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिखाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? बट हम लोग के घर का सप्लाई क्या है? एसी सप्लाई है, तो फिर कांस्टेंट क्यों दिखा रहा है? तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। दिस मीन्स इनपुट वोल्टेज कैनॉट बी एसी बट इट डीसी। नो स्टूडेंट्स, वो तो क्वेश्चन में दिया ही है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही है कि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी, ठीक है? तो हम लोग तो ये बोल ही नहीं सकते कि नहीं इनपुट वोल्टेज तो एसी हो ही नहीं सकता, वो डीसी है, वो डीसी वोल्टेज है। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो एसी है। नेक्स्ट, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220। चलिए अभी ऑप्शंस, फर्दर ऑप्शंस देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इन जनरल भी अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के घर का सप्लाई कितना है, हम लोग के घर का वोल्टेज कितना है, तो हम लोग कितना बोलते हैं स्टूडेंट्स? कितना बोलते हैं? ऑब्वियसली 220 बोलते हैं, 220 बोलते हैं। या इन जनरल जो हम लोग घर का जो अप्लायंस खरीदते हैं वो ऐसे डिजाइन किया हुआ रहता है कि वो 220 वोल्ट में ऑपरेट हो। बट 220 वोल्ट है क्या? किस वैल्यू को 220 वोल्ट कह रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ तो नहीं बोल सकते बिकॉज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा यह है आरएमएस वैल्यू। क्या है आरएमएस वैल्यू? उस पर अभी और मैं नहीं जाऊंगा। आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, वो क्या है, वो मैं नहीं जाऊंगा, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको जस्ट अभी ये याद रखना है कि हम लोग के घर पे अगर कांस्टेंट वोल्टेज का बात हो, ठीक है ना, हम लोग के घर पे अगर कांस्टेंट वोल्टेज का बात हो या किसी भी एसी सप्लाई में अगर कांस्टेंट वोल्टेज का बात हो तो वो कौन सा वैल्यू है? वो है आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना, जिसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वो भी ऐसे डिजाइन किया गया कि वो आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है। एंड यस, द सप्लाई स्टिल एसी, द सप्लाई स्टिल एसी, बट जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वो क्या मेजर करेगा स्टूडेंट्स? आरएमएस वैल्यू डिवाइस, आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा जो कि कांस्टेंट है,
ठीक है स्टूडेंट्स, आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220। नो स्टूडेंट्स, आरएमएस 220 है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 220 नहीं है। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। कैसे? सो ई आरएमएस इज ई नॉट बाय √2। सो इम्प्लाइज ई नॉट क्या होगा स्टूडेंट्स? ई आरएमएस मल्टीप्लाइड बाय √2। सो ई आरएमएस कितना है? 220 मल्टीप्लाइड बाय √2। सो दिस इज the maximum EMF, which is not 220. 220 क्या है friends? RMS value. Next, the meter reads this. ये क्या है students? ये क्या है students? आप लोग को पता होगा, यही है RMS value. तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है कि ये कैसे RMS हो गया। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, यहां पे ध्यान दीजिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो व्हाट इज आरएमएस? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ। सो ध्यान देना है, रूट ऑफ मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर किसका? स्क्वायर ऑफ ईएमएफ। समझ में आया स्टूडेंट्स? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज। सो ये बेसिकली क्या समझा रहा है? ई आरएमएस समझा रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। जो हम लोग के यहाँ पे मतलब जो इस क्वेश्चन में जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस लगाया गया एसी मेंस में, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज दिखा रहा है, और वो कांस्टेंट वोल्टेज क्या है? आरएमएस वैल्यू है, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। और ये हो गया उस एसी का पिक वैल्यू, ठीक है ना। दो क्वेश्चन में निकालने नहीं बोला, फिर भी हम लोग निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल डिफेक्ट। जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस जो है, जो वोल्ट मीटर है बेसिकली, उसका जो पॉइंटर है वो स्टक हो गया, मतलब उसका जो पॉइंटर है वो मूव नहीं कर रहा है, वो मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से 220 वोल्ट पे जाके अटक गया। स्टूडेंट्स ठीक है, एक पॉइंटर में ऐसा हो सकता है, लेकिन हर एक घर पे, हम लोग के हर एक घर है, हम लोग का जो मतलब डिफरेंट घर है, ठीक है ना, डिफरेंट घर है, हर एक जगह पे तो 220 वोल्ट ही दिखाता है। तो क्या हर एक के घर पे मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से पॉइंटर अटक चुका है? आंसर इज नो। सो ऑब्वियसली ये भी गलत हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? दिस क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कहता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC is applied to a resistor, ठीक है। एक AC सोर्स है जिसका 220 वोल्ट डायरेक्ट कांस्टेंट एक वोल्टेज दिया, मतलब स्टूडेंट्स ये कौन सा वैल्यू है? ERMS वैल्यू। अगर AC सोर्स में अगर कभी भी कांस्टेंट जैसा बात करे, कांस्टेंट करंट का बात करे, मतलब वो RMS वैल्यू है, या कांस्टेंट पोटेंशियल का बात करे, कांस्टेंट EMF का बात करे, मतलब वो RMS वैल्यू है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज AC, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीक्वेंसी से ही समझ में आ जाता है कि ये AC का क्वेश्चन है, ठीक है। और AC वाला क्वेश्चन में, और यहाँ पे AC मेंशन भी किया हुआ है, और AC वाला क्वेश्चन में जैसे कांस्टेंट EMF दिया हुआ है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? RMS वैल्यू ऑफ EMF है, ठीक है। सो ये AC सप्लाई किया गया या अप्लाई किया गया अक्रॉस अ रजिस्टर, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए। बेसिकली मुझे चाहिए EMF एट टाइम t। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है EMF एट टाइम t
जिसको आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये था E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना। दिस इज ईएमएफ एट टाइम टी। तो स्टूडेंट्स यहां पे E नॉट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को मतलब यहाँ पे E नॉट बिठाना है हम लोग को, लेकिन पता है ERMS। सो ऑब्वियसली वी नो द रिलेशन बिटवीन ERMS एंड E नॉट। सो ERMS इज इक्वल्स टू E नॉट बाय रूट 2। तो E नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ERMS मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। ERMS मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। सो E नॉट के जगह पे लिख सकते हैं ERMS मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। ERMS क्या है स्टूडेंट्स? 220। सो 220 रूट 2। Next, this is omega, which is angular frequency. Now students, angular frequency को in terms of frequency क्या लिख सकता है? 2 pi f और t के जगह पे t, ठीक है ना। So 220 root 2 and frequency given is 50. So 50 multiplied by 2, it's 100 pi. So this is instantaneous value of EMF, या आप बोल सकते हो EMF at time t, या आप EMF के जगह पे वोल्टेज भी बोल सकते हो। सो कौन सा स्टूडेंट, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ? 220 रूट 2 साइन, सॉरी यहाँ पे तो साइन लिखना ही भूल गया मैं। सो साइन 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 100 पाई टी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर। अच्छा लिख के रखते हैं स्टूडेंट्स। सो आई आरएमएस दिया हुआ है 10 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर। अच्छा रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 12 ओम। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, तो मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स? E नॉट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि E नॉट क्या होता है? I नॉट बाई आर। मैक्सिमम EMF अक्रॉस अ रजिस्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट थ्रू द रजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आर तो हम लोग को पता है, क्या नहीं पता? आई नॉट, लेकिन IRMS पता है, तो आई नॉट निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। सो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। सो इम्प्लाइज आई नॉट क्या होगा? IRMS मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, ठीक है ना। तो आई नॉट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IRMS मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। रूट 2 का वैल्यू 1.414, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन क्या कहता है? सेम करंट इज फ्लोइंग in two alternating circuits. The first circuit contains only inductance, मतलब इंडक्टर, ठीक है ना, इंडक्टर लिख देते हैं, इंडक्टर, and the other contains only a capacitor, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दो सर्किट है। फर्स्ट सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर है, यह है एसी सप्लाई, और सेकेंड सर्किट, दिस फर्स्ट सर्किट, और सेकेंड सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैपेसिटर, मतलब दिस वन इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड दिस वन इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF of AC is increased, the effect on the value of the current, अगर जो सप्लाई है स्टूडेंट्स, अगर जो AC सप्लाई है उसका अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रहा था उसमें क्या चेंज आएगा? ये क्वेश्चन, ठीक है,
किसमें इंक्रीज होगा, किसमें डिक्रीज होगा, या दोनों में इंक्रीज होगा, दोनों में डिक्रीज होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ करंट बोला तो हम लोग IRMS लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस केस में, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, IRMS क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, इट इज ERMS बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? और इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो क्या था स्टूडेंट्स? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, IRMS था ERMS बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही है स्टूडेंट्स? एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था स्टूडेंट्स? 1/2πfc। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर आ जाएगा। सो IRMS इज गिवन बाय ERMS मल्टीप्लाइड बाय 2πfc। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्लियरली दिख रहा है फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स, IRMS एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, IRMS एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली RMS वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू क्या होगा? कमेगा। सो डिक्रीजेस इन फर्स्ट केस। और यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि IRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा तो RMS वैल्यू ऑफ करंट भी बढ़ेगा, यानी कि डिक्रीजेस इन फर्स्ट केस एंड इंक्रीजेस इन सेकेंड केस। सो दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, this is question number 6. An AC voltage is applied to a resistance R and inductance L in series. अच्छा, मतलब ये RL सर्किट है कि नहीं? So this is R and this is L. ठीक है, और इसके अक्रॉस सप्लाई दिया गया AC। ठीक है ना, R L। Next, if R, that is resistance, and inductive reactance are both equal to 3 ohm, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ohm और इंडक्टर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं वो भी दिया हुआ है 3 ohm। ठीक है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस हम लोग को रेडियन में निकालना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज। तो हम लोग को अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसके बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या अगर आप थोड़ा फॉर्मूला भूल चुके हो तब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो मैं फेजर डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। तो सबसे पहले करंट, ठीक है, नेक्स्ट करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, दे आर इन फेज। याद है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडक्टर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उससे करंट लैग करेगा, उससे करंट लैग करता है, इसलिए मैंने करंट को पीछे ड्रॉ कर दिया। सो V0L। ठीक है ना, करंट इज लैगिंग बाय फेज एंगल π/2। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोग बना लेंगे पैरेललोग्राम। आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। हम लोग बना लेंगे पैरेललोग्राम। तो ये हो गया, ये हो गया हम लोग का
अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का अप्लाइड ईएमएफ। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अप्लाइड ईएमएफ और करंट के बीच में फेज एंगल हम लोग को निकालना है। अप्लाइड ईएमएफ और करंट के बीच में हम लोग को फेज एंगल निकालना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा, द फेज डिफरेंस between applied voltage and the current. So this is applied voltage and this is current. तो मुझे phi निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो tan phi is equals to perpendicular upon base। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, V0L, और बेस कितना है, यहां से यहां क्या स्टूडेंट्स, V0R, ठीक है ना। सो V0L is I0 XL and V0R is I0 R। तो I0 कैंसिल, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते थे कि tan phi इक्वल्स टू XL by R, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स tan phi इक्वल्स टू XL by R। XL यानी कि इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3, और रेजिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है 3। सो tan phi is 1, tan phi is 1। सो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, यानी कि पाई बाई 4, 45 डिग्री ना, ठीक है ना। tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी कि पाई बाई 4। सो दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।